Bismillahirrahmanirrahim. I formally welcome you all, or on this. I think this is special occasion for me because this is the first ever embassy jobs course which we are running, and you are pioneer of this course. Inshallah, Taala, it will continue every month. So let's understand first of all the basic contents of this course, that how we are going to move about, and how we are going to run all this course. um, First of all, let me tell you that embassy jobs, they are highly lucrative jobs in Pakistan, and they are high paid, and they are highly respectable as well, because there is a perception in Pakistan that CSS is the only option for us, or the any other jobs, local jobs are the only option. But let me tell you that there are many other good options for you, and this is one of the option which is there. There are almost, let's understand first of all about embassy jobs in Pakistan. There are about 149 foreign embassies in Pakistan and consulates, and they are by almost 82 countries. Like for example, the United States of America got many consulates around Pakistan. Peshawar में भी है, क्वेटा में भी है, और इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, तो इसी तरह और भी हैं जिनकी इस तरह से मल्टीपल कॉन्सुलेट्स हैं. So most of these embassies, mainstream embassies, they offer jobs. Like for example, political advisor job, they got cultural jobs, they got economic jobs, वगैरह वगैरह. ये सारी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें रिसेंटली कुछ एम्बेसीज ने अपनी जॉब्स ऑफर की. जैसे डेनमार्क एम्बेसी में रेगुलर जॉब्स आती हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर की भी, पॉलिटिकल काउंसलर की भी, स्पेशलिस्ट की भी. दिस इज आई थिंक यूके, यूनाइटेड किंगडम, और इनकी भी जॉब्स आती हैं. पॉलिटिकल ऑफिसर की एक जॉब आई थी पिछले दिनों, एंड दिस वाज आल्सो वेरी गुड जॉब एंड हाईली ल्यूक्रेटिव जॉब, और बड़ी अच्छी पेज होती है इनकी. 3-4 लाख रुपए आराम से इसमें होती है. दिस इज यूएस एम्बेसी जॉब, और ये भी एक अच्छी जॉब है यूएस एम्बेसी की. और स्टेट प्रोग्राम असिस्टेंट चाहिए इनको, रेफ्यूजी अफेयर्स असिस्टेंट. रेफ्यूजी अफेयर्स असिस्टेंट यानी कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान में, तो माई स्टूडेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, माई स्टूडेंट्स फ्रॉम केपीके एंड अदर्स ऑफ कोर्स, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस. और अच्छी जॉब है ये, तकरीबन तो 2 लाख के करीब इसकी भी सैलरी है ना. ये एक बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी पिछले दिनों यूएस एम्बेसी में, 1-1.5 साल पहले. और इस जॉब की जो सैलरी थी, दैट वाज अराउंड $14,500. 14,500 इज अ बिग अमाउंट, और बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी. इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस भी 3 साल का था, जो कि आराम से बंदा अपना मैनेज कर सकता है, और इसको लेके जाया जा सकता है. और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या चीज़ें थी जो चाहिए होती हैं, वो हम आगे चल के सारी डिस्कस करते हैं. इसके साथ ये एम्बेसी ऑफ जापान की जॉब थी, 2024 में मेरे ख्याल आई है ये. एंड दिस वाज आल्सो, दे नीडेड असिस्टेंट एडवाइजर. पॉलिटिकल सेक्शन में असिस्टेंट एडवाइजर चाहिए था इनको. मेरा ख्याल है इसमें जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई. कंप्लीशन ऑफ पीएस एडवांस डिग्री एंड एटलीस्ट 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ था. अच्छा, तो ये भी एक अभी रिसेंटली इसमें आई जॉब. अच्छा, ये सारी मेन स्ट्रीम एम्बेसीज हैं जो इस तरह की जॉब ऑफर करती हैं. और ये यूएस एम्बेसी की एक जॉब थी पिछले दिनों, इसका मैंने टेस्ट भी दिया था. इट वाज $18,000, और पाकिस्तान की यानी कि यूएस डॉलर्स पर एनम इसकी सैलरी थी, जो कि तकरीबन मेरा हाल 4-1 लाख, 4.5 लाख रुपए बन जाती है पर मंथ. तो अब ये तमाम जॉब्स आपको कहाँ से मिल सकती हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन विच आई गेट. तो इसकी मैंने ये लिंक्स शेयर कर दिए हैं यहाँ पे. ये मैं आप लोगों से वैसे भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, तो मसला नहीं है. तो आप इन लिंक्स को सेव कर सकते हैं. इन लिंक्स पे जाके यू कैन चेक डायरेक्टली, हर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इनको रेगुलरली चेक करते रहें आप. तो आपको इसमें यूएस एम्बेसी का भी है, यूके की भी है, डेनमार्क भी है, जर्मन भी है, स्विस एम्बेसी में भी आती हैं, पाकिस्तान मिशन अब्रॉड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपको ये जो कोर्स हम कवर कर रहे हैं वो इसमें भी आपको हेल्प आउट करेगी. इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की जॉब आती हैं बहुत ज़्यादा, मीडिया एंड पोलिटिकल स्पेशलिस्ट होती हैं.
अच्छा, सो ये तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पे ये जॉब्स आती हैं, कौन कौन सी मेन स्ट्रीम, और ये सिर्फ कुछ एम्बेसीज का मैंने बताया। देर आर मेनी अदर एम्बेसीज जहाँ पे आती हैं, जैसे यूके, ये जो यूएई एम्बेसी है, सऊदी एम्बेसी है, और भी दीगर बहुत सारी एम्बेसीज हैं। तो ये बहुत सारी जगहों पे आपको ये मिल सकती हैं। आपने सिर्फ इनकी वेबसाइट्स पे जाना है और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं वहां से। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट आर द की स्किल्स नीडेड फॉर एम्बेसी जॉब्स, ताकि ये जब हमें पता चल जाए तो उसको हम ओवरकम करके, इसके ऊपर काम करके इसको लेके चल सकें। ये जो अगले 4 दिन 5 दिन हमने काम करना है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर करना है। तो सबसे पहली जो स्किल आपको रिक्वायर्ड होती है एम्बेसी के अंदर, वो है आपकी पाकिस्तान के बारे में नॉलेज। सो पाकिस्तान जियो स्ट्रेटजिक एंड जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस in the region, South Asia, and of course in the global affairs, predominantly या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम उम्मा के अंदर तो पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, मुस्लिम उम्मा के उस पे, और ग्लोबल अफेयर्स में हाउ पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट एंड प्लेस्ड। इसके ऊपर हम डिटेल में लेक्चर्स करेंगे इंशाल्लाह। एंड 10-15 लेक्चर इसमें होंगे जो आपको एनेबल करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर स्किल। दूसरी चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत की हामिल है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो है आपकी एक्सीलेंट राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल और कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। स्पेशली आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए। इफ यू गॉट रीजनल लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल पश्तो, तो जबरदस्त आपको बहुत एज मिल सकता है इसमें। पंजाबी, सराइकी, सिंधी, बलोच, जो भी इस तरह की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, समवे और दी अदर यू आर गोइंग टू गेट एडेड बेनिफिट। लेकिन पश्तो मैंने अंदाजा लगाया उनको, क्योंकि ये पश्तो, बलोच, ये जो ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि इनको इन लैंग्वेजेस के बंदे भी मिल जाएं। तो वैसे ही ये कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, एडेड है, एडेड स्किल यू मस्ट हैव। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके अलावा आपकी राइटिंग मस्ट बी गुड, आपकी इंग्लिश राइटिंग मस्ट बी गुड, एनालिटिकल स्किल मस्ट बी गुड। तो इसके ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत होगी। जिनकी अच्छी है उनको मैं कुछ एडवाइस करूंगा, वो और अच्छी कर सकते हैं। जिनकी थोड़ी सी माठी है, दे कैन वर्क ऑन इट एंड दे कैन इम्प्रूव इट। तो मेरे जो स्टूडेंट्स इसमें के अंदर इस कोर्स में शामिल हैं, दे नो वेरी वेल कि उनके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है इन चीज़ों के ऊपर। जो नहीं है उनको मैं गाइड कर दूंगा इसमें कि कौन कौन से एरियाज है, कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं विच यू कैन टेक, और अगले 1-2 महीने में यू कैन इम्प्रूव दीज टू स्किल्स। तीसरे नंबर पे है रीजनल ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक डायनामिक्स एंड देयर लिंक्स विद पाकिस्तान। यानी कि रीजनल लेवल पे क्या क्या जो चेंजेस आ रही हैं वो, और ग्लोबल पर जो पॉलिटिकल या स्ट्रेटजिक डायनामिक्स हो रही हैं वो, उसका पाकिस्तान के साथ क्या लिंक है। फॉर एग्जांपल रीजनल लेवल पे आप देखें, इंडिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर पुल आउट हुआ, अमेरिका लेफ्ट अफगानिस्तान। सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट पुल आउट। उसके अलावा ईरान है, इसराइल है, उन्होंने आपस में अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट किया, अमेरिका ने वहां पे इंटरवीन किया। उसकी क्या इम्प्लीकेशन हम पे हो सकती हैं, बिकॉज दैट इज अ बॉर्डर कंट्री। एंड अदर देन दैट, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप इज देयर, वो उसको भी आप देख सकते हैं। तो रीजनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, पैलेस्टाइन इशू है, कश्मीर इशू है, ये सारी चीज़ें, और ग्लोबल लेवल पे यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रही है, हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, ग्लोबल टेररिज्म वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है, वहाँ पे पाकिस्तान का क्या रोल है। इसके अलावा पाकिस्तान रशिया, रशिया का फॉर एग्जांपल, रशिया के साथ पाकिस्तान की जो टाइज हैं, हाउ पाकिस्तान इज बैलेंसिंग दैट, पाकिस्तान का क्या रोल है चाइना के साथ फॉर एग्जांपल, वो किस तरह से मैनेज कर रहा है। तो ये कुछ इश्यूज हैं दैट दे आर आल्सो गोइंग टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट 3-4 days इंशाल्लाह। इसके अलावा यू मस्ट हैव गुड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल। ओके, अब एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल की जब मैं बात करता हूँ, तो वो पहले आपको यू नीड इट फॉर इंटरव्यू ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू पास देयर इंटरव्यू। और इंटरव्यू इतना रिगोरस होता है, इतना मुश्किल नहीं होता लेकिन रिगोरस होता है। यानी कि यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 30 to 40 minutes इन इंग्लिश, और उसमें यू मस्ट हैव फ्लुएंट इंग्लिश। दैट इज द की। इसके अलावा आपकी जो फ्लुएंसी है दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसके लिए मैं आपको कुछ कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा, आपको थोड़ा गाइड भी करूंगा, ताकि आप इस स्किल को अपनी डेवलप कर सकें। इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम वर्क, वर्क अंडर प्रेशर, मल्टीटास्कर, ये वो एडेड स्किल्स हैं जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, अगर नहीं है तो।
और अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है तो आपने इन चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बताना है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इंटरव्यू की हम अलग से तैयारी मैं करवाऊंगा आपको आखिरी दिन में इंशाल्लाह। तो वो मैं इसके अंदर आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो एक स्किल रिक्वायर्ड होती है एम्बेसी में जाने के लिए, बड़ा मैटर करती है, और वो है आपकी अच्छी नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग से क्या मुराद है? नेटवर्किंग से मुराद है यू मस्ट हैव गुड कनेक्शंस, यू मस्ट नो पीपल इन थिंक टैंक्स, इन मीडिया, इन पॉलिटिक्स, इन मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इस लेवल पे हमारा तो उस तरह से लिंक नहीं है। और तो इसमें होता यह है कि नॉर्मली आपने मुख्तलिफ जगहों पे जब आप जॉब्स अभी स्टार्ट करेंगे, छोटी मोटी या इंटर्नशिप्स करेंगे, तो थिंक टैंक्स के अंदर जब आप काम करेंगे या कहीं और पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपने लिंकेजेस क्रिएट करने हैं लोगों के साथ। और आपने लोगों के साथ अपनी जो है ना अपने कॉन्टैक्ट शेयर करना है, उनकी अपने अपने पास जो कनेक्शंस हैं अपने बिल्ड करने हैं उनके साथ। तो जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो यू यूटिलाइज दीज कनेक्शंस। फॉर एग्जांपल, जब मैंने एम्बेसी ज्वाइन की, जापान एम्बेसी, तो उससे पहले आई वर्कड इन आईएसपीआर, आई वर्कड इन अ थिंक टैंक। अच्छा, तो उसके उससे पहले आई वाज इन मार्केट। तो लाजमी बात है मैंने यहाँ पे काफ़ी अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट किए, मीडिया में भी दोस्त भी थे, हमारे कोलीग्स भी थे, तो दे वर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने एम्बेसी की जॉब ज्वाइन की, पॉलिटिकल एडवाइजर की, तो एम्बेसडर यूज टू आस्क कि जी हमें लोगों से आप मुलाकात करवाएं, मीडिया में, पॉलिटिक्स में, या आपकी जो जो भी दीगर इदारे होते हैं वहाँ पे। तो दिस इज एडेड स्किल। ये अगर आप ऐड कर लेते हैं और इससे आप नेटवर्किंग कर लेते हैं, और आई एम श्योर अभी माशाल्लाह से आप लोग सब लोग कहीं ना कहीं आपने माशाल्लाह से अच्छी नेटवर्किंग की होगी, और आपको लोगों को पता होगा, क्योंकि कल को जब आप इसमें जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल आस्क यू कि जी मीडिया के किसी बंदे से हमारी मुलाकात करवाएं या किसी थिंक टैंक के बंदे से मुलाकात करवाएं। तो यू मस्ट नो दीज थिंग्स। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, आप थिंक टैंक्स जितने भी हैं उनकी लिस्ट निकालें, और वहाँ पे जितने लोग हैं उनकी ईमेल्स पड़ी होंगी, आप उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं वंस यू ज्वाइन पॉलिटिकल एम्बेसी जॉब्स। अच्छा, तो दीज आर फ्यू स्किल्स जो आपने डेवलप करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके बगैर आप एम्बेसी की जॉब का सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया जी। अब इनमें से कुछ स्किल्स पे, और तकरीबन सबके ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे अगले 4-5 दिन, और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह चलती है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं आज डे वन से, कि एम्बेसी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसके इंटरव्यू है, उसका करियर पाथवेज कैसे उसको हम लेके चलते हैं, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई एम्बेसी जॉब्स इन पाकिस्तान। ये हमने अभी मैंने पीछे आपको बता दिया। उसके अलावा आपने अपनी सीवी और कवर लेटर ये कैसे ड्राफ्ट करना है, ये मेन आज का फोकस हम इसको देखते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो साथ साथ चलेंगी, और उसको हम लेकर चलेंगे साथ साथ। आपका रिटन टेस्ट है या इंटरव्यू है, उसके लिए क्या प्रो टिप्स हो सकती हैं, वो मैं साथ साथ आपको देता रहूंगा। लेकिन पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि आपने सीवी और अपना कवर लेटर को कैसे ड्राफ्ट करना है, और उसको किस तरीके से आपने आगे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, आई गॉट अ कवर लेटर, जो मैंने अभी रिसेंटली एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, इसी के लिए, जो यूएस एम्बेसी वाली थी। तो उसका मैंने रिटर्न भी क्लियर किया, वो मैं रिटर्न टेस्ट भी आपसे शेयर करता हूँ अभी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। और उसका जो कवर लेटर था वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, और मेरी जो सीवी थी वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आप उसी के मुताबिक अपनी सीवी को तैयार कर लें। ठीक है। अच्छा, इसको हम मैं आपसे ये कवर लेटर अभी शेयर करता हूँ। ये आ गया जी शेयरिंग, और ये हो गया कवर लेटर। आई होप यू कैन सी दिस कवर लेटर। अच्छा, अब कवर लेटर जब आपने कोई भी फॉर्मुलेट करना है बेसिकली, तो ये सैंपल वाला आप इसमें से निकाल सकते हैं, और ऊपर सिर्फ कवर लेटर की हेडिंग होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगी इस तरफ राइट पे, और यहाँ पे आपने लिख देना है जी कि डियर हायरिंग कमेटी। और वो हायरिंग कमेटी जो भी है, जिस एम्बेसी की भी है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अप्लाइंग फॉर पोलिटिकल स्पेशलिस्ट जॉब, तो मैंने यहाँ पे उसको सिंपल सा इन वर्ड्स में लिख दिया। ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा कि पहला पैराग्राफ जो आपने लिखना है उसमें आपने सिंपल बताना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप किस एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं, और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, या आपकी जितनी भी इंगेजमेंट है वो सारी क्या उसके साथ वो मैच कर रही है। तो आपने उनको कन्वे करना है, यस वो ये मैच कर रही है। पहले पैराग्राफ में आपने इस तरह से बता देना। दूसरे में आपने अपना थोड़ा सा अपना ब्रीफली अपना एक्सपीरियंस बता देना है कि जी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था, और मैं किन किन एरियाज पे काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस था वो मैंने बता दिया कि मेरे पास
IR की रिसर्च में मैं डिग्री की हुई है, PhD वगैरह सब मैंने इसमें किया हुआ है। और मेरा जो फोकस है वो साउथ एशिया भी है, मिडल ईस्ट भी है, ईस्ट एशिया भी है, सेंट्रल एशिया भी है, साउथ ईस्ट एशिया भी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस। साइंस इसके पीछे ये है कि पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट जो उनको चाहिए, उसमें उनको वो बंदा चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो इन्हीं एरियाज के ऊपर, स्पेशली साउथ एशिया। तो आपका रीजन कवर हो रहा है, पाकिस्तान भी कवर हो रहा है इसमें। रीजनल लेवल पे आप मिडिल ईस्ट को भी कवर कर रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे आप ईस्ट एशिया को भी कवर कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया भी कवर हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया भी कवर हो रहा है। तो इसमें जब आप ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे, तो उनको लगेगा कि यस ही इज द राइट पर्सन फॉर आवर जॉब। तो वो आपको इसको ले लेंगे। उसके अलावा फिर मैंने उनको अपना जो प्रोफेशनल मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने बता दिया कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। मैंने फॉर एग्जाम्पल किस तरह के मैं कोर्सेज पढ़ाता हूँ। अब मैंने कोर्सेज भी जान के वही उनको बताए। वैसे तो काफ़ी सारे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन मैंने वो वाले कोर्सेज बताए जो कोर्सेज उनको ज़्यादा करीब लगेंगे, रेलिवेंट लगेंगे। ठीक है, जैसे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ईस्ट एशियन सिक्योरिटी यानी कि चाइना इसमें आ जाता है। पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म, ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज फाइटिंग, पाकिस्तान फॉट वॉर अगेंस्ट टेरर, पाकिस्तान इज स्टिल engaged अगेंस्ट डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स, अल कायदा एंड TTP एंड ऑल दैट। साउथ एशियन पॉलिटिक्स, बार बार मैं उस पर एम्फेसिस कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान, तो ताकि वो उनको लगे कि यार ही इज द राइट पर्सन। उसके अलावा फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स यानी कि US, चाइना, रशिया। तो ये भी एक अट्रैक्टिव चीज होती है जो उनको लेके चलती है। आर्म्स कंट्रोल डिसarmament में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो सारा कवर हो जाता है। तो आपने कवर लेटर को उनकी जो डिमांड है उसके मुताबिक आपने फॉर्मुलेट करना है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अपना जो भी आपकी रिसर्च स्किल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे जो पब्लिकेशंस थी वो मैंने लिख दिया। अच्छा, इसमें झूठ नहीं लिखना आपने, जो आपने पब्लिश किया हुआ है ना, वो आपने बताना है। अगर आपने पब्लिश नहीं किया, छोटे मोटे कोई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कोई अखबार में छापा हुआ है, कोई इधर उधर छापा हुआ है, उर्दू में, इंग्लिश में, वट एवर इट इज, आपने वो सारी चीजें अपनी उसमें डाल देनी है, नंबर वन। नंबर टू, कोई सर्टिफिकेशंस की हुई हैं आपने, वो सारे उसमें डाल देनी है। कोई इंटर्नशिप्स की हुई हैं वो डाल देनी है, छोटी मोटी जॉब्स की हुई हैं वो डाल देनी है। तो आपने बेसिकली अपने आप को एक रेलेवेंस क्रिएट करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर ये चीजें इस तरह से आ जाएंगी। उसके बाद फिर आपने नीचे आके थोड़ा सा बता देना है। अब मेरी गुड लक ये थी कि मैं ऑलरेडी वर्कड इन एम्बेसी। जब मैंने शुरू में करियर किया, अपना स्टार्ट किया, तो मेरे पास एक वो भी एक था जिसकी वजह से मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ US एम्बेसी की जॉब में। तो उन्होंने जनाब ये देखा कि ये बंदा तो ऑलरेडी काम किया हुआ है इसने। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे लिख दी। और उसके नीचे फिर मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में भी बता दिया कि जी मेरा एजुकेशन जो है वो क्या है। और ये भी बता दिया कि आई एम करंटली इंगेज्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वगैरह। और ये सारी नीचे मेरी बाकी चीज़ें आ गई जिसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स और ये सारी चीज़ें करता रहा। और एंड पे आपने बता देना है कि जी ये सारा कुछ होते हुए, ये मैं मुझे लगता है कि एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल की वजह से आई एम द बेस्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, और मैं सूटेड हूँ इसके लिए, और मुझे रखा जाए। एट द एंड ऑफ द डे आपने लास्ट पे अपना नाम पूरा, अपनी डिटेल, ईमेल एड्रेस वगैरह और ये सारा कुछ डाल देना है। सो दिस इज हाउ यू फॉर्मुलेट अ कवर लेटर। इसके ऊपर आपने बहुत ध्यान से काम करना है, और ये मैं आपसे सैंपल भी शेयर कर दूंगा। और इससे इससे रिलेटेड फिर आपने अपना जो कवर लेटर होगा आपने वो फॉर्मुलेट कर लेना है। ठीक हो गया जी? अच्छा तो ये हो गया आपका कवर लेटर। दूसरी चीज जो है वो है आपकी CV। अब CV जो है वो आपने मुझे नहीं पता आपने कैसे बनाई हुई है, आई डोंट नो। लेकिन जैसे भी बनाई है मैं आपको थोड़ा सा अपना गाइड कर देता हूँ, ताकि आपकी CV जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो वो आप उसके मुताबिक फिर अपनी CV को मोल्ड कर लें। ठीक है, लेट मी शेयर माय CV, 1 सेकेंड, ताकि ये आप इसको देख सकें। यहाँ से हमने CV शेयर कर दी जी। अच्छा, आई होप ये CV आपको नजर आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, CV में आपने सिंपल अपना नाम और यहाँ पे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी है आपका, तो कीपिंग इन व्यू आपकी जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने वहाँ पे उसकी रेलेवेंस क्रिएट कर देनी है। मैंने देखा जी, मैंने अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने फौरन से पहले जो है ना अपना यहाँ पे एरिया चेंज कर दिया। अब ईस्ट एशियन सिक्योरिटी में मैंने क्या किया, चाइना को टॉप पे रखा, क्योंकि चाइना इज एन ईस्ट एशियन पावर। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी थ्रेट परसेप्शन है वो चाइना ही है, और दर्द सर भी उनका चाइना ही है जब वो पाकिस्तान को लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत टिल्ट है चाइना की तरफ।
तो स्मार्टली आपने प्ले करना है उनके साथ। दूसरा, पावर पॉलिटिक्स इन एशिया पैसिफिक, पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म, डेफिनेटली टेररिज्म उनके लिए मुसीबत है। साउथ एशियन सिक्योरिटी अगेन, न्यूक्लियर डिटरेंस, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर वेपन थ्रेट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये आपने इस रिसर्च एरियाज बना दिए, तो यहाँ से वो आपको समझ लेंगे कि यार ये बंदा हमारे रेलिवेंट का। उसके अलावा फिर आपने यहाँ पे सिंपल सी अपनी चीजें बता देनी है कि जी आपके पास लैंग्वेजेस कौन कौन सी आपको आती हैं। तो जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं अच्छी, वो आप यहाँ पे लिख दें। इंग्लिश तो प्राइमरीली है ही है, उसके अलावा उर्दू भी आपको आती होगी, लाजमी बात है। तो अपनी जो आपकी और लैंग्वेजेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चाहे वो सराइकी है, पंजाबी है या पश्तो है, वट एवर इट इज़। और अपने एड्रेस वगैरह बता देंगे, यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। सीवी को जितना सिंपल आप रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दी कि जी मैंने मास्टर्स बीएस इंटरनेशनल रिलेशन में किया हुआ है, फलां यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, इस साल किया हुआ है, वगैरह वगैरह। उसके नीचे फिर आपका रिसर्च वर्क अगर थोड़ा बहुत, मैंने जैसे पहले बताया, कोई आर्टिकल्स हैं तो आप उसमें डाल दें। और वो सारे आपने यहाँ पे नीचे पूरा उनका डाल देना है। अगर उनके जो लिंक हैं तो वो डाल देना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ अपनी पीर रिव्यूड जो पब्लिकेशन है वो डाली, ये जो मेरी फाइनल सीवी है। अदरवाइज जो मेरे वैसे आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, जो छोटे मोटे आर्टिकल होते हैं, ये तो वो है ना जो HEC रिकग्नाइज्ड होते हैं, तो वो मेरे 250-300 आर्टिकल हैं, वो मैंने अभी निकाल दिए अपनी सीवी से। लेकिन पहले मैं शुरू में डालता था क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, और मुझे चाहिए था कि मैं अपनी सीवी को बिल्ड करूं। तो आपने शुरू में जो चीजें आपने की है ना जिंदगी में वो आपने डाल देनी है सारी। तो मैंने वो 200-250 आर्टिकल सारे निकाल दिए। अब मैंने सिर्फ इसके अंदर पीर रिव्यूड आर्टिकल डाले हैं जो बाकायदा तौर पे HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल्स में होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद फिर आपने जो भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, ये तो माशाल्लाह से आपने काफ़ी की होंगी, स्पेशली मेरे जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और NDU के हैं या बाकी दीगर हैं कायदे आज़म के, तो वो ये सारे करते रहते हैं सेमिनार्स। आपने जो सेमिनार अटेंड किया है, जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कभी पार्टिसिपेट किया है एज अ स्पीकर, तो एज अ स्पीकर तो शायद कम होगा, लेकिन आपने एज अ पार्टिसिपेंट उसमें अगर किया है तो आपने वो सारा उसमें डाल देना है। उसका फायदा ये होगा कि आपकी सीवी थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। तो मैंने इसमें ज्यादातर, क्योंकि मेरे स्पीकर के तौर पे थे, तो मैंने वो वाले डाले। और जो मैंने वैसे ऑर्गेनाइज किए या छोटे मोटे, मैंने बहुत सारे वैसे निकाल दिए। अब मैंने इसमें सिर्फ वही रखे हैं ज्यादातर जिसमें मैंने एज अ स्पीकर जो है मैं इसमें गया था। उसके बाद आपने अपना जॉब एक्सपीरियंस अगर है कुछ, वो इंटर्नशिप, कोई इस तरह की छोटी मोटी वर्कशॉप, कोई इस तरह की चीज़ हो, तो आप इसमें अपनी वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे आपने सेक्शंस बना लेने हैं ताकि आपकी सीवी अट्रैक्टिव रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो मेरा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। उसके अलावा मेरी कोई कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोर्सेज किए हैं छोटे मोटे, जैसे आप ये वाला कोर्स कर रहे हैं, तो आपने अपनी सीवी में इस कोर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जी हमने एम्बेसी जॉब का कोर्स किया हुआ है और इसके अंदर हमने ये चीज़ें कवर की हुई हैं, जिसमें हमने कवर लेटर बनाना, सीवी बनाना, वो सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। फिर इसके अलावा मेरी जो सुपरविजन्स हैं वो मैंने सारा, आपसे वो रेलेवेंट नहीं है, अगर आप में से कोई है जो सुपरवाइज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो डाल सकता है इसमें। अच्छा, ये आपकी सीवी बन गई, ठीक है। आपने अपनी सीवी इस तरीके से फॉर्मुलेट कर ली, और इसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। ये मेरी सीवी ऑनलाइन पड़ी हुई है, आप सिर्फ मेरा नाम लिखेंगे और IIUI लिखेंगे तो आपको वहां से वेबसाइट से मिल जाएगी। आप उसको लेके अपनी एक सीवी यहाँ पे, अपनी तस्वीर यहाँ पे डाल देंगे, और अपनी बाकी चीज़ें सारी डिटेल इसी के मुताबिक आप कर लेंगे। तो ये सीवी आज तक कभी भी कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके सिंपल चीजें हैं, मैंने कोई इसमें हाई फाई चीजें वो नहीं की हुई। सिंपल आपने रखना होता है क्योंकि अगले आपकी सिर्फ सिंपल सीवी देखते हैं और उसको आपको वो कर लेते हैं क्या कहते हैं उसे, बुला लेते हैं उसके बाद। अच्छा, तो यहाँ से आपको दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपका कवर लेटर कैसे बनेगा, सीवी वगैरह, और अप्लाई कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो मैंने पीछे आपको सारा डिटेल में वो भी बता दिया कि कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और इनकी पूरी मैंने आपको और ये सारी इसके अंदर शेयर कर दिया था। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, उसके बाद आपकी जो और चीज़ें होती हैं वो आपका रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, प्रिपरेशन होती है। अब रिटन टेस्ट के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज के अलावा दूसरी आपकी राइटिंग स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। राइटिंग स्किल का मतलब है कि आपकी इंग्लिश में आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो, इंग्लिश ठीक हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उस चीज़ को आपने फिर लेके चलना है साथ। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी।
और उसको लेके चलेंगे फिर आगे। तो इसके अंदर हमने जो आज आज की जो हमने डिस्कशन की, इसमें हमने एम्बेसी का जो सिस्टम है, रोल ऑफ पॉलिटिकल एडवाइजर है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लिया। आगे चल के मैं आपको वो भी बताता हूँ कि पॉलिटिकल एडवाइजर का रोल क्या होता है बेसिकली। तो एम्बेसीज के अंदर डिफरेंट किस्म की जॉब्स होती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल भी होती है, डिफेंस सिक्योरिटी रिलेटेड भी होती हैं, इकोनॉमिक सेक्शन में भी मांगी जाती हैं, मीडिया और कल्चरल विंग्स के अंदर भी वो लोग मांगते हैं। इसके अलावा जो मेन हम जो फोकस जिस पे कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एडवाइजर। तो उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो आगे चल के मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, और उसके मुताबिक फिर आपने अपनी तैयारी करनी है। अच्छा, इसमें बेसिक फंक्शन जो होता है पॉलिटिकल एडवाइजर का, आप थोड़ा वो समझ लेते हैं पहले कि आपसे जॉब क्या डिमांड करते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने डेली, रोज आपने उनको एक ब्रीफ न्यूज, जो भी आपकी पाकिस्तान के अंदर चीजें चल रही हैं उसके बारे में आपने उनको एडवाइस करना होता है। आपने अखबारें, आपको सब किस्म की आती हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो आपने बताना है उनको जी कि पाकिस्तान में आज कोई पॉलिटिकल रैली हुई है, या कोई सिट इन हुआ है, कोई एजिटेशन हुई है, कोई अपहेवल हुआ है, कोई मसला हुआ है, कोई धरना हुआ है कहीं पे, और कोई इशू चल रहा है। वो आपने एक टेबल, वो आपको बना बनाया होगा वहाँ पे पड़ा हुआ है हर एम्बेसी के अंदर, वो आपने फिल करना होता है। उसमें डेट वाइज आपने बताना होता है, प्रोविंस वाइज, सिटी वाइज, जहाँ जहाँ पे कोई की चीज़ हुई है और उसमें कोई लोग मरे हैं या कोई जख्मी हुए हैं, जो जिस लेवल की भी होती है पॉलिटिकल अपराइजिंग, वो आपने उनको बतानी होती है। ये क्यों होता है पता है आपको? इसका थोड़ा सा आइडिया लें कि बहुत साल पहले अमेरिकन एम्बेसी जो थी उसको जला दिया गया था, और गालिबन उसमें कायदे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो शामिल थे। कुछ अपराइजिंग हुई थी खाना काबा के ऊपर, कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो उसकी उसकी वजह से फिर उन्होंने समझा कि जी ये अमेरिकन है, इनका रोल है, तो वो लोगों ने एजिटेशन में आके उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी जला दी यहाँ पे। अच्छा, ये इस वजह से ना, तब से जितनी भी एम्बेसीज हैं वो अब इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती हैं, और वो इन चीज़ों को बड़ा फोकस करती हैं। इसलिए डेली बेस पे किसी भी एम्बेसी में आप जाएंगे तो आपने ये रिपोर्ट बना के उनको भेजनी होती है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे, ताकि वो अपनी कोई भी कंटीजेंसी हो वो कर सकें। तीसरे नंबर पे, आपने जितने भी पाकिस्तान में, क्योंकि हालात अभी टाइट हैं, टेररिस्ट अटैक्स टेक्स प्लेस एवरी डे। इस टाइम पे हम लोग सेकंड पे हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। नंबर वन बर्कीना फासो है, अफ्रीकन स्टेट। तो उसके हवाले से पाकिस्तान में जहाँ भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली केपी में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद या किसी और शहर में कोई ब्लास्ट होता है, कोई चीज़ होती है, तो उसके ऊपर आपने उनको एडवाइस करना होता है। इसके अलावा आपने केपी पे या बलूचिस्तान पे अगर जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो बीएलए से रिलेटेड है या टीटीपी से रिलेटेड है, तो यू हैव टू एडवाइज देम, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे स्पेंडिंग की होती है, इनके काम होते हैं, इनके लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमेरिकन की आपको एग्जांपल दूँ तो दे आर इन क्वेटा एज वेल, दे आर इन लाहौर एज वेल, दे आर केपी एज वेल, और इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान में पूरी हर तरफ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा पोलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट है। तो ये यहाँ पे बैठ के सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। इसी तरह जापानीज है, उनकी इकोनॉमिक एंगेजमेंट ज़्यादा है, तो उनको भी चाहिए, चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालातों को पता हो। इसके अलावा आपने पॉलिसी ब्रीफ्स बनानी होती हैं जो मंथली बेस पे होती हैं, बेसिकली कोई भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान से जो पुल आउट हुआ, उसके बाद जो वहाँ पे ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, जी बीएलए पे आपसे पूछ सकते हैं कि जी डिटेल हमें बताएं। अच्छा, टीटीपी पे आपसे पूछ सकते हैं कि डिटेल में हमें बताएं कि टीटीपी क्या है, कहाँ पे ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान में, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ये आपने सारा, मैं आपको इस पे ट्रेन करूंगा इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा फिर आपने उनको जो एम्बेसडर है या पॉलिटिकल सेक्शन का हेड है या डिफेंस अटैची है, उनकी आपने मीटिंग्स करवानी होती हैं जब भी वो डिमांड करें। फॉर एग्जांपल, वो अक्सर कहते हैं जी हमारी कि पीटीए के किसी मिनिस्टर से मीटिंग करवा दें, या नून लीग के किसी मिनिस्टर से करवा दें, या किसी और जो बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस हैं इस्लामाबाद में, उनसे हमारी मीटिंग करवा दें, किसी मीडिया के बंदे से करवा दें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, या आईआर के प्रोफेसर्स जो हैं उनसे हमारी मीटिंग्स करवा दें। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। तो ये बेसिक रोल है एक पॉलिटिकल एडवाइजर का, और ये बेसिक फंक्शन होता है एक पॉलिटिकल एडवाइजर का किसी भी एम्बेसी के अंदर। अब ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई हैं, इनको करना कैसे है और इनके ऊपर एक्सपर्टीज कैसे हासिल करनी है, हमारे इस कोर्स रन करने का मकसद ये है।
क्योंकि ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स को, लोगों को, लेकिन हमारी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि रिसर्च स्किल्स सबके पास नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने आप अपना लेवल उस तरह से अप नहीं कर पाते। तो अब हम करेंगे ये कि हमें बेस तो पता चल गई, अब हम वन बाय वन जितने भी इश्यूज हैं इनको डिस्कस करेंगे और अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करेंगे। और आज हम शुरू करेंगे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके ऊपर, पाकिस्तान का रोल इन मुस्लिम उम्मा, और स्पेशली उसका जो सऊदीज के साथ रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक टॉपिक जो मेन कवर हो जाए। तो लेट्स मीट आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक, क्योंकि ये सेशन अभी स्टैंड हो रहा है। और इन द मीन वाले इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अगला सेशन शुरू करते हैं तकरीबन 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, इंशाल्लाह 10 मिनट की ब्रेक करते हैं मेरा ख्याल है। 10 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप उसको शेयर कर दें, मैं उसको फिर आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला।